मेरा नाम मोहम्मद उबैद है और मैं पंजाब कॉलेज में पिछले 5 साल से डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट कोर्सेज को पढ़ा रहा हूँ। तो जो इस क्लास में हम लोग कोर्स पढ़ेंगे वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो कोर्स कोड है वो है CSI 503 और इसके अंदर हम लोग जो है वो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें जो हम लोग टॉपिक आज लेक्चर नंबर 1 में कवर करेंगे वो हमारे पास है डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस डिसएडवांटेजेस ऑफ FPS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ आज ये देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस जो है ये क्या होता है और इसके बाद फिर इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस अप्रोच उसके बाद फिर आगे उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? तो डेटा हम लोग कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स बेसिकली रॉ फैक्ट्स को हम लोग कहते हैं खाम हकाइक और फिगर्स भी दादोशुमार, ऐसे दादोशुमार जो खाम मतलब अनप्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। ऐसे हमारे पास दादोशुमार जिनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जिनके ऊपर कोई जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ, उन्हें हम लोग रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस ऑफ डेटा होती है। मतलब डेटा जब प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, मतलब कि जब डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है तो फिर क्या होता है वो इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास है। अब हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर सिंपल एग्जांपल है तो वो ये बनती है कि जब हम लोग जो है वो कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हमें एक फॉर्म दे दिया जाता है जिसके ऊपर जिसे हम लोग एडमिशन फॉर्म कहते हैं। तो वो एडमिशन फॉर्म में क्या होता है? आपका रोल नंबर होता है, आपका नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका जो आपका सेल नंबर होता है। तो दीज आर कॉल्ड द डेटा। और जब आप उसको फिल कर लेते हैं, आप अपना सारा डेटा उसमें पुट कर देते हैं तो फिर वो कॉलेज वालों के लिए क्या बन जाता है या यूनिवर्सिटी वालों के लिए क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल। इसमें हम लोग जो है कोई फॉर्म फिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो कि एक नई टर्म है वो है मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा क्या होता है? तो मेटा डेटा को हम लोग डिफाइन करें तो दिस इज कॉल्ड द डेटा अबाउट डेटा। मतलब हमारे पास एक डेटा है, उसको जब हम लोग मजीद आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं, उसको फर्दर आगे हम लोग जो है वो पार्ट्स में बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटा डेटा। अब हम इसकी अगर एग्जांपल लें तो वो कैसे बनेगी? हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसमें हम लोग फील्ड नेम लेते हैं, फिर डेटा टाइप लेते हैं, लेंथ लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स लेते हैं। अब हम लोग फॉर एग्जांपल रोल नंबर लेते हैं तो रोल नंबर की जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। इसी तरीके से इसकी लेंथ क्या होगी? 3 होगी। कॉन्स्टेंट्स इसके ऊपर क्या होगा कि हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया कि ये 1 से लेकर 100 के दरमियान हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर जो था, अब इसको जब हमने फर्दर आगे इसको जो है वो एक्सप्लोर किया तो इसमें हमें पता चला कि ये इंटीजर में होता है, इसकी लेंथ इतनी हमने रखी है और इसके ऊपर ये कॉन्स्टेंट्स और कुछ जो है वो ये लगेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द मेटा डेटा। इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास है मेटा डेटा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? डेटाबेस की डेफिनेशन यहां पे लिखी है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। इसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड है, फिर है हमारे पास रिलेटेड है, उसके बाद फिर हमारे पास एफिशिएंट है और फिर उसके बाद है हमारे पास कॉम्पैक्ट। तो डेटाबेस
जिसको हम लोग स्टोर कर देते हैं किस फॉर्म में, एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर के अंदर। अब हम लोग इस वर्ड्स को अगर फर्दर एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि आप उस डेटा को एक ऐसी तरतीब से स्टोर कर देते हैं जिससे यूजर उस डेटा को इजीली यूज कर सकता है, उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। उसके बाद फिर रिलेटेड की बात करें तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि सारे का सारा डेटा उस स्टूडेंट से रिलेटेड ही हम लोग एंटर करेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एफिशिएंट की, तो हम लोग जो डेटा उसमें स्टोर करने जा रहे हैं वो इस तरह से स्टोर किया जाए कि स्टूडेंट उसको क्विकली और इजीली एक्सेस कर सके। एंड देन जो हमने लास्ट वाला वर्ड अंडरलाइन किया वो है कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट हम लोग यूज करते हैं कि हमारे जो डेटा जो हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं किसी भी डिस्क के ऊपर, तो वो इस तरीके से स्टोर किया जाए कि वो कम से कम स्पेस ले उसके ऊपर जो है वो स्टोर होने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। मतलब एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर रिलेटेड डेटा जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है उसके साथ हम लोग उसको स्टोर करते हैं, फिर हम लोग जो है वो इस तरह से स्टोर करते हैं कि यूजर क्विकली और इजीली एक्सेस कर सके। एंड फिर क्या होता है कि हम उसको स्टोर इस तरीके से मीडियम के ऊपर करते हैं कि यूजर जो है वो उसको इजीली एक्सेस कर सके, क्विकली एक्सेस कर सके। तो ये डेफिनेशन डेटाबेस की। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट बुक्स मौजूद हैं। अब डिफरेंट बुक्स का डेटा आप जो है कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हो, ठीक है, ताकि यूजर जो है वो इजीली उन बुक्स को एक्सेस कर सके। तो इसी तरह से फोन डायरेक्टरी में भी हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं जिसमें मतलब आप डिफरेंट फोन नंबर से उनको स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरीके से बैंक्स का जो सिस्टम आजकल चल रहा है वो भी सारा डेटाबेस के ऊपर ही चल रहा है। तो सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट आगे एक पुराने सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एफपीएस। जैसे हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम ले लेते हैं। इन स्टूडेंट्स को इसको यहाँ पर पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज हम लोग जो है वो आगे डेटाबेस के एडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस के हमें एडवांटेजेस क्या है। अब हमें एडवांटेजेस का तब पता चलेगा कि जब हम लोग पुरानी चीज के डिसएडवांटेजेस को एक दफा रीड करेंगे। सो हम लोग एफपीएस के डिसएडवांटेजेस को सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, ये थोड़ा सा एफपीएस के बारे में बता दूं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये पुराना मेथड था, पुराना तरीकाकार था, ट्रेडिशनल मेथड था कंप्यूटर्स के ऊपर फाइलों को स्टोर करने का। मतलब के पुराने तरीके में क्या होता था कि हम हर डिपार्टमेंट की अलग अलग फाइलें बना देते थे और फिर हर डिपार्टमेंट अपना डाटा अलग अलग स्टोर करता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज के अंदर 5 डिपार्टमेंट है तो 5 डिपार्टमेंट्स की फाइलें अलग अलग होती थी। तो ये पुराना तरीका था कि हम लोग हर जो डिपार्टमेंट है उसकी अलग अलग फाइल है वो बनाते थे। लेकिन डेटाबेस में ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डेटा रिडंडेंसी से मुराद है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मतलब ये आपका एक ही रिकॉर्ड डिफरेंट जगह के ऊपर जो है वो डुप्लीकेट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम लोग अगर देखेंगे एक स्टूडेंट है हमारे पास, अब उस स्टूडेंट की फाइल उसके स्टूडेंट वाले मतलब फॉर एग्जांपल एडमिशन वाला जो है सेल उसके वो अंदर भी मौजूद है। और अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन वाला तो एग्जामिनेशन वालों के पास भी वो फाइल मौजूद है। इस तरीके से बात करें लाइब्रेरी वालों का डिपार्टमेंट जो है तो लाइब्रेरी वालों के पास भी उसी स्टूडेंट की फाइल मौजूद है। अब स्टूडेंट एक ही है लेकिन उसकी फाइलें 3 बनी हुई हैं। और अब होता क्या है कि हम ये फाइलें तो और ये डुप्लीकेट हो गई, एक ही स्टूडेंट का डाटा 3 जगह पर ऊपर शो होता है। सो ये कॉस्ट थी, ये डिसएडवांटेज था डाटा रिडंडेंसी का जिसमें डाटा की डुप्लीकेशन होती थी। इसके बाद डाटा इनकंसिस्टेंसी का होती है। डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अब स्टूडेंट की अगर फॉर एग्जांपल 3 फाइलें हैं तो तीनों फाइलों में डाटा जो है वो स्टूडेंट का डिफरेंट है। मतलब पहली फाइल में अगर स्टूडेंट का डाटा जो है वो लिखा हुआ है, उसका नेम लिखा हुआ है मोहम्मद अली। अब जब उसकी दूसरी फाइल के अंदर जाएंगे तो वहां पे फॉर एग्जांपल उसका नाम लिखा हुआ है अली अहमद। अगर तीसरी फाइल में जाएंगे तो उसका स्टूडेंट का
अब इनकंसिस्टेंसी में क्या होगा कि आपका डाटा जो है वो डिफरेंट होगा, एक ही स्टूडेंट का डाटा है वो 2-3 फाइलों में 4 फाइलों में अलग-अलग जो है वो मौजूद है। इसके बाद है आइसोलेशन। डाटा आइसोलेशन से क्या होता है? डाटा आइसोलेशन से मतलब ये है कि आपका एक ही स्टूडेंट का डाटा जो है वो डिफरेंट फाइल से मौजूद है। अब अगर हमने कोई एक इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो डिफरेंट फाइल्स में से डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हम वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर हमने स्टूडेंट को फी की इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी फी की जो लास्ट डेट है वो 15 है। अब हम उसको कैसे इंफॉर्मेशन को हम लोग इकट्ठा करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट वाली फाइल में जाएंगे, उस स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद फिर हम लोग फी वाली फाइल में जाएंगे, फी वाली फाइल के अंदर से हम लोग उसकी जो डाटा है, उसका डाटा है वो इकट्ठा करेंगे कि कितनी फीस है वो बकाया रहती है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट फाइलों से डाटा इकट्ठा करके जो इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। एंड देन फिर हमारे पास जो अगला प्रॉब्लम है जिसका एफपीएस का, वो है डाटा एटॉमिसिटी। डाटा एटॉमिसिटी से क्या होता है? डाटा एटॉमिसिटी की एक डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हम एक प्रोसेस है उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एटीएम में से पैसे निकलवाने हैं तो उसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। मतलब आपके पास कार्ड का होना जरूरी है, उसके बाद कार्ड अगर आपके पास है तो आपको उसका सही तरीके से उसको यूज करने का पता होना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे ये है कि आपको जब आप कार्ड एंटर कर लेते हैं अपने एटीएम मशीन के अंदर तो फिर आपके पास उसके कोड का होना जरूरी है, और उसके बाद कोड के बाद फिर उसके अंदर पैसों का होना जरूरी है, उसके बाद फिर मशीन के अंदर पैसों का होना जरूरी है। सो इस तरीके से मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के। और अगर इनमें से एक स्टेप भी नहीं कंप्लीट होता तो देन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन पैसे नहीं निकलवा सकते। आपको कोड का नहीं पता, एटीएम का जो आपके पास कार्ड है उसका कोड का नहीं पता तो आप पैसे नहीं निकलवा सकते। इसी तरीके से अगर आपको कार्ड सही तरीके से इंसर्ट नहीं करना आ रहा तो तब भी आप पैसे नहीं निकलवा सकते। सो ट्रांजैक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपके तमाम स्टेप्स हैं वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट नहीं होते। सो अब डाटा एटॉमिसिटी की एग्जांपल में हम लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल दो अकाउंट है हमारे पास, एक अकाउंट ए है और एक अकाउंट बी है। अब ए के अकाउंट से हमें कुछ पैसे निकालने और बी के अकाउंट में उसको हमने जमा करना। अब ए के अकाउंट में से हम पैसे निकलवा लेते हैं लेकिन बी के अकाउंट में जमा नहीं होते तो इट्स मीन कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था इसमें जो होता था इसमें ये इसको ट्रांजैक्शन कंप्लीट का नाम दे देता था। मिसाल के तौर पर ए के अकाउंट से पैसे निकल आए लेकिन बी के अकाउंट में ऐड नहीं हुए तो उसकी तरफ से ट्रांजैक्शन कंप्लीट का ऑप्शन जो है वो आ जाता था। सो दिस इज द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके बाद फिर है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी से क्या होता है कि प्रोग्राम और डाटा दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब प्रोग्राम डाटा पे डिपेंड कर रहा है, डाटा प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। अगर आप डाटा में कोई चेंज करना चाहते हैं तो फिर हमें पहले प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो फिर एज इट इज हमें उसके अंदर डाटा के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। सो दीज आर द इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जो हमारे पास ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ये कोई मुनासिब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता था। सो ये भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम था। इसके बाद फिर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम था जिसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, या हम लोग उसको ये कहते हैं कि रिलायबिलिटी। तो इंटेग्रिटी मीन है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी कब होगी? जब आपका जो डाटा है वो उसके अंदर एंटर करने से पहले कुछ रूल्स होंगे जिनको फुलफिल करना होगा। सो मिसाल के तौर पर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रोल नंबर का जो है वो एक एक्टिविटी लिया है तो उसके
फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, सो इस वजह से इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का एक ऐसा सेट है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट मेंटेन डाटा इन द डेटाबेस। अब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपना नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, पूरे का पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर सकते हैं, नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था वो फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम चीजों को रीड किया, डाटा, इंफॉर्मेशन, मेटाडाटा, डेटाबेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो बुक लेनी है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक जो है वो लेनी है आप लोगों ने आईटी सीरीज की, और थर्ड एडिशन है उसका, उसके अंदर ये तमाम टॉपिक्स जो है वो मौजूद हैं। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आपने रीड करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने नीचे कमेंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।